हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए विवेक गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। जैसे कि इस कंपनी का आज क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 का। हम ये रिजल्ट के बारे में तो क्वार्टर 4 के डिस्कस करेंगे ही, साथ में कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, जिसमें हम कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, कंपनी के क्लाइंट्स कौन से हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स रेशियोज, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का कंपैरिजन करेंगे उनके पीयर्स कॉम्पिटिटर से, कंपनी के क्या गुड पॉइंट है, क्या बैड पॉइंट है, और एट द एंड कंक्लूड करेंगे कि हमें इस कंपनी के शेयर को होल्ड करना है या सेल करना है। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं पहले फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तो गाइस, ये कंपनी जो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है मेज। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये मेज, इस मक्के के दाने को प्रोसेस करती है, उसका बुक्का बनाती है, जिसको कहते हैं हम लोग मेज प्रोसेसिंग। और ये मक्के का जो बुक्का है, इसको एक्सपोर्ट करती है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ये सेकेंड वाला प्रोडक्ट जो ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, इसको हम लोग फीड, मतलब गाय कैटल के जो भी जानवर होते, कैटल गाय गोरू जो भी होते, उन लोगों को जो चारा बीरा दिया जाता है, ये फेड भी ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती है। साथ में कंपनी सोया डेरिवेटिव, मतलब सोयाबीन जो होता है, उसका भी बुक्का बाहर एक्सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चर करके। एडिबल ऑयल, कंपनी एडिबल ऑयल, तेल, राई का तेल या मीठा तेल, ये तेल को भी कंपनी मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती है। और इसको छोड़ के काफी सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती है अच्छी क्वांटिटी में। और इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू और मेजर सेल भी मेज प्रोसेसिंग और जो अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, उसी से मेजर रेवेन्यू इस कंपनी को जनरेट होता है। अभी आप सोचोगे पेंडेमिक में क्या इस कंपनी को ज्यादा अफेक्ट हुआ होगा? नहीं। देखो, ये एग्री प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या मेज प्रोसेसिंग है, ये कहीं ना कहीं एक नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट इनके मेडिसिन वगैरह में भी यूज होते हैं और एग्रीकल्चरल वगैरह जगह पे भी यूज होते हैं और डेली यूज में भी लगता है। तो इनको पेंडेमिक में ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। जब हम इस क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखेंगे, इनका मेजर इनकम मेज प्रोसेसिंग और अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आया है, काफी अच्छा इनकम इनको हुआ है। इसको छोड़ के इनके और भी प्रोडक्ट है, यान, आप बोल सकते हो धागा, कॉटन और रिन्यूएबल एनर्जीज, ये भी इनका 2 प्रोडक्ट और है। बट ये 2 प्रोडक्ट काफी स्मॉल क्वांटिटी में रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। बट यस, मेज प्रोसेसिंग एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनका काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, तो गाइस, ये था इनके प्रोडक्ट के बारे में। ये कंपनी के प्रोडक्ट कहाँ पे यूज, इनकी क्लाइंट बेस क्या है, कस्टमर्स कौन से मेजोरिटी में। तो इनके गाइस क्लाइंट जो है मेजरली, अगर आप देखोगे, हमने बोला ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से, तो फूड इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, या हमने बोला गाय गोरू के चारा जो फीडिंग है उसके लिए यूज होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी इनके ऑयल और इनके और भी काफी प्रोडक्ट है, या हमने बोला मेज डेरिवेटिव या सोया के बुक्के और ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मेडिसिन बनाने के लिए यूज होती है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। और इनका जो यान, कॉटन, जो भी स्मॉल क्वांटिटी में कंट्रीब्यूट करे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो इनका क्लाइंट बेस भी काफी बड़ा है। और मैंने भी आपको बताया पेंडेमिक में ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुए, इनका रेवेन्यू उल्टा अच्छा ग्रोथ हुआ है, क्योंकि ये फूड हो गया या फीडिंग हो गई या फार्मास्यूटिकल हो गया, ये नेसेसिटी वाली चीज है और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट ज्यादा यूज होते हैं और यहाँ पे इनका प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो रेवेन्यू इनको अच्छी खासी यहाँ से जनरेट हो रही है। ठीक है गाइस, ये थे इनके क्लाइंट के बारे में। अभी हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करते हैं। क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया लेटेस्ट, अगर हम लोग बात करें मार्च क्वार्टर 2021 की, जो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है, तो इसमें अगर हम देखें तो रेवेन्यू आप देखो प्रीवियस दिसंबर 2020 के क्वार्टर के हिसाब से काफी इंक्रीज हुआ है। 1211 करोड़ का रेवेन्यू था दिसंबर क्वार्टर में, वो इंक्रीज होके 1676 करोड़ का
इनका रेवेन्यू हो गया, ऑलमोस्ट 400 करोड़ से इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, समझ लो आप। और अदर इनकम, चलो वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अच्छा, अगर हम और जो इंपॉर्टेंट चीज इनकी देखी जाए तो इनका परचेज देखो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर के मुकाबले। मतलब प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसका कॉस्ट एक थोड़ा इंक्रीज हुआ है 273। बट ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं ये रॉ मटेरियल ज्यादा ला रहे हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इनकी बढ़ रही है और उससे सेल बढ़ रही है, इसलिए रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर फाइनेंस कॉस्ट देखोगे काफी कम है इनका फाइनेंस कॉस्ट, लास्ट क्वार्टर में 1.06 था और अभी 2.10 करोड़ है। मतलब ये कंपनी, अगर आप इससे अंदाजा लगाओगे तो इनका डेथ बहुत कम होगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो कंपनी का लास्ट क्वार्टर दिसंबर 20 में 109.52 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था और इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 118.42, इस क्वार्टर में इनका प्रॉफिट इतना हो गया है, समझ में। तो प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी करीबन 8-9 करोड़ इंक्रीज हुआ है और रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 400 करोड़ इंक्रीज हुआ है। तो ये काफी अच्छा सिग्नल है इस शेयर के लिए, इस कंपनी के लिए, ठीक है। अगर इसको हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस से, तो अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस से, तो मार्च 2020 में रेवेन्यू था 3,816 करोड़ और अभी हो गया 4,705 करोड़। तो कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू काफी ऑलमोस्ट आप समझो 1200-1300 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। और अगर हम लोग बात करें परचेज, तो परचेज भी ऑलमोस्ट 300 करोड़ से रॉ मटेरियल वगैरह जो इनको मैन्युफैक्चरिंग में लगता है वो इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर के मार्च 2020 के रिजल्ट के हिसाब से, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, ठीक है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें हम लोग, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो मार्च 2020 में 145 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अभी करीबन 338 करोड़। मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका काफी बढ़ गया है, काफी मतलब ऑलमोस्ट दुगना, डबल हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा बात है कंपनी के लिए। अगर हम लोग मार्च 2020 ईयर ऑन ईयर बेसिस लास्ट ईयर का देखें 12 महीने का, सो 145.84 करोड़ का था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और पैट अभी अगर आप देखोगे 338 करोड़, 338 करोड़ का इनका पैट हो चुका है। मतलब डबल से भी ज्यादा, 2.5 गुना, मतलब मोर देन 200% इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, मोर देन 200% ईयर ऑन ईयर बेसिस से। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा सिग्नल है और ये शेयर मंडे को जब डेफिनेटली भागेगा। क्वार्टर 4 का रिजल्ट काफी अच्छा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस 200% प्रॉफिट राइज हुआ है, रेवेन्यू 1200 करोड़ से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन बेसिस। इवन क्वार्टरली बेसिस से भी हमने बोला कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट काफी अच्छे है, प्रॉफिट 9-10 करोड़ इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से एंड रेवेन्यू 400 करोड़ से इंक्रीज है। तो काफी अच्छा सिग्नल है इस कंपनी के लिए। तो ये था कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम बात करते हैं कंपनी को, अगर हम लोग इंडस्ट्री से इनके पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपेयर करें तो लास्ट 5 इयर्स का अगर हम इनका रिकॉर्ड देखें तो कंपनी का रेवेन्यू मतलब सेल्स इंडस्ट्री के रेट ऑफ ग्रोथ के हिसाब से काफी ज्यादा है। इंडस्ट्री का अगर 6% ग्रोथ होता है, मतलब इनके जो कॉम्पिटिटर है उन सबका अगर एवरेज निकाले, पूरे इंडस्ट्री जो ये प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल और मेज प्रोसेसिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, अगर उनसे कंपेयर करें पूरे इंडस्ट्री में अगर सबका एवरेज 6% ग्रोथ है, तो इनका सेल्स जो इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू 8.54% से इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कंपैरेटिवली इंडस्ट्री से रेवेन्यू ग्रोथ भी 5 इयर्स का ज्यादा है। तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट के साथ गाइस फंडामेंटल हिस्टोरिकल ग्रोथ भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस। इसलिए मैं आपके साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी एंड क्वार्टर 4 के रिजल्ट को दोनों को मर्ज करके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। और अगर हम लोग कंपनी की मार्केट शेयर की बात करें, अभी मार्केट शेयर क्या होता है बहुत लोगों को ये नहीं समझता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे कंट्री में, इंडिया में अगर 100 पीपल है, ठीक है, 100 कस्टमर है, तो अगर 40 कस्टमर्स बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड से, तो हम बोलेंगे 40% मार्केट शेयर जो है या 40% कस्टमर जो इंडिया में है वो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड से प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये उनका इतना मार्केट शेयर है। मतलब कितने कस्टमर है इनके मार्केट में, ये पता चलता है मार्केट शेयर से। तो उसी तरह अगर हम वर्ल्ड वाइड
पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखे इस कंपनी का मार्केट शेयर कंपेयर करे अगर इनके कॉम्पिटिटर से या इनके इंडस्ट्री में जो अदर कंपनी से उनसे, तो इनका मार्केट शेयर अगर पूरी कंपनी के मुकाबले हम देखें तो 5 साल पहले इस कंपनी का गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट का मार्केट शेयर 100 में 23.83 मतलब करीबन 24% कम कस्टमर्स इनके पास था मार्केट शेयर। वो 5 साल बाद आज इंक्रीज होके अराउंड 29% इंक्रीज हो गया। तो इनका मार्केट शेयर 6% से 5 साल में बढ़ गया। इनकी कस्टमर की ग्रोथ 6% से वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो गई है। समझ रहे हो? तो अगर पहले 100 में 24 कस्टमर थे इनके दुनिया भर में, अब 100 में 29-30 ऑलमोस्ट कस्टमर हो गए। तो 6 से 7% इनका कस्टमर का ग्रोथ हुआ। इसके वजह मार्केट शेयर, तो इंडस्ट्री के मुकाबले इनका मार्केट शेयर भी काफी अच्छा है। तो रेवेन्यू भी बढ़िया है और मार्केट शेयर भी काफी बढ़िया है। ठीक है गाइस, तो आगे डिस्कस करते हैं हम कंपनी की बैलेंस शीट की। अगर बात करें हम लोग, तो कंपनी की बैलेंस शीट को अगर हम लेटेस्ट Q4 के रिजल्ट के साथ कंपेयर करें तो Q4 में देखो गाइस, सबसे पहले करंट एसेट क्या होता है, बहुत लोगों को करंट एसेट नहीं पता है। करंट एसेट मतलब कंपनी का रेगुलर में जो भी प्रॉपर्टी रेगुलर यूज में, जैसे कंपनी के रेगुलर जैसे मेज प्रोसेसिंग का जो रॉ मटेरियल है या उनके जितने भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सब इनके लिए करंट एसेट है, इनकी रेगुलर प्रॉपर्टी है। क्योंकि ये रेगुलर में जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट बना रही है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में इनका बिकेगा तो ये ऐसे उससे पैसा कमाएंगे। तो ये कंपनी के लिए प्रॉपर्टी है। कंपनी के लिए फ्यूचर में जो चीज बेनिफिट देता है वो कंपनी के लिए एसेट होता है। और ऐसी चीजें जो डेली बेसिस पे बेनिफिट दे, मतलब रेगुलर बेसिस विद इन ईयर जो चीजें प्रॉफिट देते रहे इनको फ्यूचर में, वो सारे करंट एसेट होती है। तो इनका गुड्स तो भाई रेगुलर बिकेगा, डेली बिकेगा, मंथली या रेगुलरली साल भर के अंदर वो गुड्स तो डेफिनेटली बिकता ही है रेगुलरली, और रेगुलरली इनको प्रॉफिट देगा। तो गुड्स वगैरह इनकी प्रॉपर्टी ये सब करंट एसेट है। रेगुलरली इनको कस्टमर से अपने पैसे कलेक्ट करना होता है। तो जो पैसे इनको रेगुलरली कस्टमर से कलेक्ट करना, जिसको हम लोग डेटर्स कहते हैं, तो रेगुलरली इनको कस्टमर से जो पैसे आते हैं तो वो कस्टमर भी इनके लिए प्रॉपर्टी, ये सब करंट एसेट है। इनके पास कैश कितना है, इनके पास लक्ष्मी कितनी पड़ी है, एट प्रेजेंट बैंक में कितना पैसा पड़ा है, ये सब रेगुलर करंट एसेट है। डेली के अगर गुड्स प्रोडक्ट इनके अच्छी क्वांटिटी में है, क्योंकि ये सब बिक के पैसे आएंगे, कस्टमर से रेगुलर कलेक्शन काफी अच्छा होता है, इनके पास कैश वगैरह काफी है, इनके पास बैंक में भी काफी पैसे, शॉर्ट टर्म छोटे पीरियड के इन्वेस्टमेंट भी काफी है, ये सारे करंट एसेट होते हैं। गाइस ये समझना चाहिए, अगर कंपनी का रेगुलर वाली चीजें ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, कंपनी रेगुलर बेसिस पे ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं बना रही है, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बेच रही, कस्टमर से ज्यादा कलेक्शन नहीं कर रही है, ज्यादा कैश नहीं है कंपनी के पास, तो दिक्कत की बात है। इसलिए हमको करंट एसेट भी हमेशा चेक करना है। कई बार लोग क्वार्टरली या ईयरली जो भी रिजल्ट डिस्कस करते या फंडामेंटल एनालिसिस करते, गाइस करंट एसेट पे फोकस नहीं करते। करंट एसेट पे फोकस करना, ये जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है, खून, डेली अगर हमारे बॉडी में खून है तो हम लोग एक्टिवली काम करते, चलते, हेल्दी रहते। उसी तरह कंपनी को अगर डेली रेगुलरली चलना है गाइस, तो कंपनी के बॉडी का जो खून है वो है करंट एसेट। करंट एसेट, मैं अगर दुकानदार हूं तो मेरी डेली की प्रोडक्ट फटाफट बिके, पैसे आए। मैं दुकानदार हूं, मेरी डेली की कलेक्शन फटाफट हो, मेरा डेली कैश अच्छा हो, मेरे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, जो डेली बेसिस में इन्वेस्टमेंट में अच्छी प्रॉफिट कमाऊं, रिटर्न कमाऊं, और मेरे बैंकों में भी अच्छे पैसे हो। समझ रहे हो? तो ये कंपनी का ब्लड है करंट एसेट। तो ये ज्यादा होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। अगर तुम्हारे रेगुलर गुड्स ज्यादा नहीं सेल हो रहे, रेगुलर तुम्हारे पास कैश ज्यादा नहीं है, कलेक्शन ज्यादा नहीं हो रहे, तो तुम अगर रेगुलर बेसिस पे ही तुम्हारे कलेक्शन वगैरह गुड्स ज्यादा नहीं बिक रहे, तो कहीं ना कहीं गाइस तुम्हारा रेगुलर बेसिस पे ही कंपनी बैड परफॉर्मेंस कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म मार्केट में क्या परफॉर्म करेगा? ये कंपनी का ब्लड है। कंपनी को रेगुलर चलने के लिए करंट एसेट, उनका ब्लड खून बॉडी में होना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, जो टेक्निकल वर्ड है, होप मैंने आपको करंट एसेट का मीनिंग समझाया है। ठीक है गाइस, अगर मैं सिंपल वर्ड में और बोलूं तो करंट एसेट गुड गुड थिंग, कंपनी के लिए अच्छी बात है, अच्छी चीज है। अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से, 2020 के साल से, तो लास्ट ईयर के एज ऑन 31 मार्च 2020 में 897 करोड़ का इनका करंट एसेट था, जो कि इंक्रीज हो गया है।
गुड गुड, अच्छी चीज है। रेगुलर ब्लड, कंपनी का खून बढ़ गया है रेगुलर बेसिस पे। कंपनी की प्रॉपर्टी बढ़ गई है 1264 करोड़, करीबन 400 करोड़ से कंपनी का करंट एसेट मतलब रेगुलर कलेक्शन, रेगुलर गुड्स का प्रोडक्शन, सेल, बैंक अकाउंट में कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कंपनी की ये सारी चीजें बढ़ गई। और रेगुलर अगर ब्लड बढ़ गया है, खून बॉडी में बढ़ गया है, कंपनी के ज्यादा करंट एसेट रेगुलर जनरेट हो रहे, तो कंपनी रेगुलर बेस पे अच्छा परफॉर्म करेगी, तो लॉन्ग टर्म में भी डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगी। ये बहुत अच्छा सिग्नल है गाइस। हमेशा करंट एसेट को एनालाइज करो, और करंट एसेट को एनालाइज करो हमेशा करंट लाइबिलिटी के साथ। करंट लाइबिलिटी मतलब डेली कंपनी को किसको पे करना है। जैसे कंपनी जिनसे रॉ मटेरियल खरीदती होगी, जो सप्लायर है जिनसे ये माल वगैरह खरीदते, उनको डेली, डेली मतलब रेगुलर, कभी 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में जिनको पे करना है, तो रेगुलर इनको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, हर महीने पगार कितनी देनी पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी देनी है। अगर ये सब जो अगर हम चीजें देखें जो रेगुलर धंधे चलाने के लिए पेमेंट करना पड़ता है, ऑपरेटिंग खर्चे बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट हो गया, पगार हो गया, या आप बोलो गुड्स सप्लायर का पैसा देना बाकी है, या शॉर्ट टर्म लोन वगैरह है वो सब पे करना है। ये सब करंट लाइबिलिटी जो छोटे विदिन 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर रिपे करना है। अगर ऐसे हमारी शॉर्ट टर्म जो चीजें हमको पैसे पे करना है, लाइबिलिटी पे करनी है, तो उससे हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं, और ये कम होना चाहिए। देखो रेगुलर बेसिस पे अगर आपका करंट एसेट बहुत ज्यादा है, आपको रेगुलरली काफी पैसे कलेक्ट हो रहे हैं, काफी कस्टमर्स से रिकवरी हो रही है, बहुत अच्छी चीज है, और सामने आपको रेगुलर बेसिस पे कम पेमेंट करना पड़ रहा है, आपकी करंट लाइबिलिटी अच्छी है, तो गाइज आपका कंपनी जबरदस्त डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है। कंपनी के ब्लड में कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर समझो फॉर एग्जाम्पल, समझो मैं डेली 100 रुपए का मैं कलेक्शन करता हूँ मेरे कस्टमर से माल बेच के, तो मेरा करंट एसेट 100 हो गया, और डेली मुझे सामने सप्लायर को और मेरा अगर पगार जो मंथली बेसिस वगैरह पे करना है, वो सब सिर्फ 50 रुपए, तो डेली मेरे पास कलेक्शन करंट एसेट 100 हो रहा है, और डेली मुझे पे करना है करंट लाइबिलिटी सिर्फ 50, मतलब नेट नेट 50 रुपए का हमको डेली में बेनिफिट हो रहा है। डेली में 50 रुपए की छोटी सी प्रॉपर्टी बन रही है, एसेट बन रही है जो हमको बेनिफिट देगी, तो हमारा ब्लड पॉजिटिव है और हमारी कंपनी डेली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म करेगी। तो गाइस हमेशा करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी से कंपेयर करो। अगर सिंपल वर्ड में बोलो तो रेगुलर जो गुड गुड चीजें है वो करंट एसेट, और रेगुलर बेसिस पे जो बैड बैड चीजें है वो करंट लाइबिलिटी। अभी आप ध्यान से देखना गाइस, कंपनी का अगर हम लोग करंट लाइबिलिटी की बात करें या रेगुलर बेसिस पे जो पेमेंट करना है, मार्च 2020 में 349 करोड़ था और अब 439 करोड़ हुआ है। तो अगर आप कंपेरेटिव देखोगे तो 40-50 करोड़ बढ़ा है, लेकिन गाइस कोई चिंता की बात नहीं है। अगर कंपनी का रेगुलर जो पेमेंट करना है सप्लायर वगैरह को 49-50 करोड़ से अगर इंक्रीज हुआ है, तो ऑन द अपोजिट साइड कंपनी का करंट एसेट जो रेगुलर कलेक्शन वगैरह है, गुड सेल हो रहा है, बैंक में लक्ष्मी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो सब तो करीबन 400 करोड़ से बढ़ा है। तो रेगुलर करंट एसेट ज्यादा प्रॉपर्टी रेगुलर कलेक्शन हुआ है एज कंपेयर टू रेगुलर पेमेंट के सामने। तो कहीं ना कहीं 350 करोड़ अगर नेट नेट देखे तो करंट एसेट ऊपर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू करंट लाइबिलिटी। ये बहुत अच्छा सिग्नल है, मतलब कंपनी के पास काफी अच्छा वर्किंग कैपिटल, इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अगर आपका करंट एसेट गुड गुड चीजें डेली वाली बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बैड बैड चीजें जो रोज आपको पेमेंट करना है, उसके कंपैरिजन में अगर करंट एसेट आपका करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में ज्यादा है, गुड गुड चीजें ज्यादा है, तो उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब समझो गाइस, वर्किंग मतलब कंपनी को डेली चलने के लिए जो पूंजी चाहिए, जो पैसे चाहिए, जो पॉजिटिव प्रॉपर्टी, पॉजिटिव मनी, पॉजिटिव कलेक्शन चाहिए, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये कंपनी का ब्लड है। समझ में आ रहा है गाइस? अगर इनका डेली रेगुलरली करंट एसेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी, इनके मतलब सरप्लस पॉजिटिव कैश पड़ा है, पॉजिटिव कलेक्शन हो रहा है, तो ये रेगुलर वाली चीजें अगर लायबिलिटी के मुकाबले ज्यादा है, तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल जबरदस्त है और कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, जो हमको यहाँ पे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड में देखने को मिल रहा है। गाइस अगर हम लोग इसको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की कंपैरिजन को करंट रेशियो कहते हैं, करंट रेशियो कहते हैं। अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में ज्यादा है, करंट एसेट डेली गुड गुड चीजें काफी अच्छी है, उसको करंट रेशियो बोलते हैं। आप अगर देखोगे इंडस्ट्री के मुकाबले गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड अपने कॉम्पिटिटर या पूरे इंडस्ट्री के सामने इनका करंट रेशियो काफी ज्यादा है। पूरी इंडस्ट्री का अगर 115% है, तो इनका एक 168% ज्यादा है करंट एसेट
हैज कंपेयर टू इंडस्ट्री, तो इनका करंट रेशियो भी जबरदस्त है इंडस्ट्री के मुकाबले। ठीक है गाइस, तो ये हो गया इनका करंट एसेट गाइस। ठीक है, अभी हम बात करें तो इनका ये तो डेली के एसेट हो गए और डेली के पेमेंट जो करने होते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, 2-4 महीने में। अब कुछ होते हैं नॉन करंट एसेट, मतलब कंपनी की फैक्ट्री, ठीक है, जहाँ पे 10-20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी की बड़ी-बड़ी मशीनें जो 5 साल 10 साल बड़े लेवल पे आप खर्च करते हो, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल वाला जो बड़े-बड़े एसेट होते हैं, 25 साल 50 साल यूज कर सकते हो और उनका बेनिफिट 25-50 साल में लेगी। कंपनी की मशीन समझो 500 करोड़ की तो 50-25 साल चलेगा। कंपनी ने फैक्ट्री सेटअप किया तो 10-20-25 साल चलेंगे। ये कंपनी की बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, फैक्ट्री, बड़ी-बड़ी मशीन, वो सबको नॉन करंट एसेट बोलते हैं। अगर वो भी प्रॉपर्टी इनकी बहुत ज्यादा है तो अच्छी बात है, इनके अगर प्रॉपर्टी, मशीन वगैरह, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर बहुत ज्यादा है, उसको नॉन करंट एसेट बोलते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू 5-10 साल में अगर इनके पास ये काफी ज्यादा है करंट नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म पॉइंट व्यू से बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा है इनके पास लॉन्ग टर्म पॉइंट व्यू से, तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। तो नॉन करंट एसेट अगर आप कंपनी का कंपेयर करोगे तो मार्च 2020 में 838 करोड़ था और अब 898 करोड़ है। मतलब फैक्ट्री, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हर चीजें बढ़ रही है जो 20-25 साल फ्यूचर तक बेनिफिट देती है नॉन करंट एसेट। और हमने करंट एसेट बोला जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देती है रेगुलर वाली, तो नॉन करंट एसेट भी इनका बड़ा है, काफी अच्छी बात है। उसके सामने अगर हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की बात करें, मतलब जैसे कर्जा जो 5 साल 10 साल के बाद रिपे करना पड़ता है, तो वो सब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी जो आपको विद इन अ ईयर 6 महीने 4 महीने में पे करना है, बट नॉन करंट लाइबिलिटी जो आपको लॉन्ग टर्म में कर्जे पे करना है वो नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। अगर हम लोग कंपेयर करें, मार्च 2020 में 59.81 करोड़ पे करना था लाइबिलिटी, और वो स्लाइटली 7-8 करोड़ बढ़ गया है नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब 5-10 साल बाद जो कर्जा रिपे करना है 7-8 करोड़ से बढ़ गया है। लेकिन गाइस कोई चिंता की बात नहीं, अगर आप नॉन करंट एसेट देखोगे तो ऑलमोस्ट 50 करोड़ से लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, फैक्ट्री बढ़ गई है और उसके सामने नॉन करंट लाइबिलिटी सिर्फ ऑलमोस्ट 6 करोड़ ही बढ़ा है। मतलब ये इनका कर्जा है नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म, जिसको डेथ कहते हैं। तो इससे अंदाजा है कंपनी का डेथ बहुत कम है, समझ में आ रहा है। और उसके सामने लॉन्ग टर्म कर्जे के सामने लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी ज्यादा है और 50 करोड़ से बढ़ा है। Q4 के रिजल्ट धमाल कर रहे हैं। इस कंपनी का मंडे सिर्फ हरा कलर दिखने वाला है, भागने वाला कंपनी जोरों से, ठीक है गाइस। और अगर हम लोग बात करें क्या कंपनी ने कैपिटल और इन्वेस्ट किया, मतलब मार्केट में कंपनी के कैपिटल इंक्रीज हुआ है, पूंजी बढ़ाई गई कंपनी में, यस। अगर आप चेक करोगे मार्च 2020 में 1326 करोड़ का कैपिटल कंपनी का था ओवरऑल, और अब वो बढ़ के हो गया है 1656 करोड़। 1326 करोड़ था कैपिटल मार्च 2020 में, जो बढ़ के अभी 1656, मतलब करीबन एक साल में 400 करोड़ का कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब कंपनी ने 400 करोड़ रुपए धंधे में लगाए हैं नए साल भर में, ठीक है। हो सकता है उन्होंने नई फैक्ट्री सेटअप की है, नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है, नए लॉन्ग टर्म एसेट वगैरह उन्होंने लाया होगा। 400 करोड़ से कैपिटल भी इंक्रीज हो तो बहुत अच्छा सिग्नल है, कहीं ना कहीं बिजनेस को एक्सपांड किया जा रहा है, बिजनेस बढ़ा जा रहा है गाइस। हमको एनालाइज करना है, सिर्फ रिजल्ट को रीड करना, ऊपर से प्रॉफिट देखने से कुछ नहीं होता है। डेप्थ डिटेल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रॉफिट शेयर मार्केट में बनाना है गाइस, ठीक है। अगर हम लोग कंपनी की डीई मतलब कर्जा और सामने कैपिटल की बात करें, तो अगर आप देखोगे कंपनी का कैपिटल 1656 करोड़ है लेटेस्ट Q4 रिजल्ट के हिसाब से। कंपनी की पूंजी खुद का कैपिटल लागत 1656 करोड़ है और कंपनी की जो सामने कर्जा की लाइबिलिटी है वो 66 करोड़ है। तो कंपनी का कर्जा बहुत कम है, कैपिटल जो उनकी खुद की लागत है 1656 करोड़ शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टर के पैसे, और उसके सामने कर्जा सिर्फ 66 करोड़ है Q4 के लेटेस्ट रिजल्ट के एज ऑन डेट के हिसाब से। मतलब डी रेशियो, कर्जे का रेशियो ना के बराबर है। अगर मैं ये रेशियो बोलूं तो बहुत कम रेशियो है, ऑलमोस्ट कंपनी डेथ फ्री कंपनी आप ऐसे मान के चलो, समझ में आ रहा है। तो कंपनी का डी रेशियो भी काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म पॉइंट से कर्जा भी बहुत कम है, करंट रेशियो रेगुलर भी काफी अच्छी कलेक्शन हो रही है, तो बैलेंस शीट भी कंपनी की जबरदस्त है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते,
कंपनी की कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो मतलब कंपनी में एट प्रेजेंट कैश कहाँ से आ रहा है और कितना कैश है। अगर हम लोग बात करें मार्च 2020 में कंपनी के 240 करोड़ का कैश फ्लो था, और अगर अभी उसको कंपेयर करें लेटेस्ट मार्च 2021 के क्वार्टरली, अभी जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया तो 298। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आना मतलब मेन धंधे से कैश फ्लो आना। तो गुजरात अंबुजा का जो मेन धंधा है एक्सपोर्ट का, मेज को प्रोसेस करके, मक्का के दाने को प्रोसेस करके जो एक्सपोर्ट करते हैं वो उनका मेन धंधा है, और साथ में अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये उनके मेन धंधे जो ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेन धंधे मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेन धंधे से अगर कैश आ रहा है ज्यादा तो बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और उसके शेयर के लिए भी काफी जबरदस्त बात है। ठीक, मतलब हरे रंग ही दिखने वाले आपको मंडे को 240 करोड़ का कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा था धंधे से कैश, कब मार्च 2020 में, और लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 298 क्वार्टर 4 के रिजल्ट के हिसाब से मतलब करीबन 50 करोड़ से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छा सिग्नल है। अगर हम देखें कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग मतलब धंधे में पैसा लगाना, तो अगर आप नोटिस करोगे मार्च 2020 में कंपनी ने सिर्फ 59 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था धंधे में। मतलब लास्ट ईयर साल भर में कम इन्वेस्टमेंट किया, धंधे को एक्सपांड करने का कम कंट्रीब्यूशन किया, कम कैपिटल डाला धंधे में, ज्यादा एक्सपांशन में फोकस नहीं था। तो ये साल अगर आप देखो 301 करोड़ ये क्वार्टर में, क्वार्टर 4 में करीबन 301 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया, जो अभी मैंने बताया कि 400 करोड़ से कैपिटल बढ़ा है। तो गाइज ये वही सिग्नल है कि 301 करोड़ कैश धंधे में लगाया गया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है धंधे को बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए। इसलिए आपको नेगेटिव में भी दिख रहा है। क्यों नेगेटिव दिख रहा है? ये नेगेटिव मतलब गलत नहीं है, खराब नहीं है, धंधे में पैसा डाला अच्छी बात है, कोई नेगेटिव नहीं है। ऑपरेटिंग में 298 करोड़ आया, अच्छी बात है, और धंधे में उन्होंने ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपया इंट्रोड्यूस किया है, अच्छी बात है, धंधे में पैसा लगाया है, धंधा एक्सपांड होगा इसलिए उन्होंने धंधे में पैसे को इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग मैंने अभी बताया गाइस, कोई डेथ नहीं है, कम है, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा गाइस, एक होता है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो कंपनी का मार्च 2020 में 154 करोड़ था। फ्री कैश फ्लो मतलब ऐसे ही बहुत सारे कैश जो पड़े हैं, 150 करोड़ का कैश पड़ा है, सरप्लस कंपनी कभी भी यूज कर सकती है। अभी आप पूछोगे लेटेस्ट क्वार्टर 4 के हिसाब से, तो गाइस क्वार्टर 4 का तो मेरे पास फ्री कैश फ्लो का इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आप मुझे पूछोगे तो इससे कम होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा कैश इन्वेस्ट कर दिया है, धंधे में 300 करोड़ लगा दिया है, तो फ्री कैश फ्लो कहीं ना कहीं क्वार्टर 4 में इससे कम होगा। बट कोई चिंता की बात नहीं है, इनका फ्री कैश फ्लो हमेशा ज्यादा ही होता है, एक्स्ट्रा कैश पड़े ही होते हैं। अगर हम लोग इंडस्ट्री से कंपेयर करें कंपनी का फ्री कैश फ्लो, तो इंडस्ट्री के मुकाबले मतलब गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड के अगर कोई कॉम्पिटिटर से, उनके कंपैरिजन में गाइस इनका फ्री कैश फ्लो, एक्स्ट्रा कैश फ्लो ज्यादा है इंडस्ट्री के मुकाबले। 4.2% इनके कॉम्पिटिटर्स या इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं उनका 3.2%। तो ये भी सब हरे सिग्नल मिल रहे। हम हिस्टोरिकल फिगर्स भी देख रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी, और क्वार्टर 4 को मर्ज करके अगर देखोगे कंपनी पास्ट में भी स्ट्रॉन्ग था और अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये कैश फ्लो की बात की हमने। अगर हम लोग इनको इनके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें और कुछ रेशियो इनका चेक करें, तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड का मार्केट कैप 4170 करोड़ का है, तो कहीं ना कहीं आप इसको बोल सकते हो मिड कैप कंपनी है। कंपेयर करें KRBL, LT Foods, GRM और इनसे, तो कहीं ना कहीं इनका मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, ये अपने लेवल पे जितना कैपिटल है उसके हिसाब से इनका पी रेशियो भी अच्छा है, 15.22 है, समझ में आ रहा है, एवरेज पी रेशियो है, सेक्टर पी के हिसाब से एवरेज पी रेशियो है, मतलब अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा, अर्निंग के हिसाब से शेयर का प्राइस काफी अच्छा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्राइस और बुक वैल्यू का, तो वो भी 3.14 टाइम से अच्छी बात है। ठीक है, बट हमको मेन फोकस पी रेशियो पे करना है और रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी के अगर धंधे में कोई 100 रुपया कैपिटल लगाता है तो कहीं ना कहीं 11 रुपए का रिटर्न ऑन इक्विटी होता ही है। 100 रुपए आप धंधे में लगाओगे तो 11 रुपए का नफा होना ही होना है आपको, उसको बोलते रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं एक एवरेज है, मतलब सबके मुकाबले में तो आप देखोगे तो ये थोड़ा सा कम है। KRBL और LT फूड्स और ये सब अगर देखोगे आप, उसके हिसाब से इनका जो, अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, ये इनके चारों कंपनी के मुकाबले थोड़ा कम है, बट इनके मार्केट कैप और इनका बिजनेस के साइज के हिसाब से काफी अच्छा है। बट इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है, थोड़ा कम है गाइस,
बट अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा कम है बट ठीक ठाक है, अब अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है। एक साल का परफॉर्मेंस अगर देखें तो लास्ट 1 ईयर में 226% ग्रोथ हुआ है, 226% ग्रोथ हुआ है, तो काफी बढ़िया ग्रोथ है, ठीक है। सिर्फ जीआरएम ओवरसीज को छोड़ दो, इसने एक्सट्रीम ग्रोथ किया है, बट इनका भी 226% ग्रोथ है, तो काफी अच्छा ग्रोथ है गाइस। 180-200 रुपए की शेयर में अगर आपको इतना अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, 180-200 के रेंज में इसकी शेयर प्राइस है, तो काफी अच्छा है, कोई खराब नहीं है गाइस। और इसका डेट इक्विटी रेशियो, डी रेशियो ना के बराबर है, कर्जा मतलब है ही नहीं, ऑलमोस्ट 0.11, समझ रहे हो। तो ये डी रेशियो कम है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। एक साल का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा इंडस्ट्री के मुकाबले कम है, बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी रेशियो एवरेज अच्छी है, ठीक है गाइस। तो ये इनका कुछ रेशियोज है, हिस्टोरिकल और लेटेस्ट फिगर के बेस्ड पे रेशियो को कैलकुलेट किया है गाइस। तो ये भी यहाँ पे हरा सिग्नल देता है, आप एक अच्छा एवरेज 10 से 11% का रिटर्न अच्छे से बना सकते हो, ठीक है गाइस। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें इस कंपनी की, एज पर Q4 एज ऑन डेट लेटेस्ट रिजल्ट के हिसाब से अगर बात करें, तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है अराउंड 63.84 है, कहीं ना कहीं अच्छा सिग्नल है। तो जिस कंपनी में प्रमोटर मतलब फाउंडर जो है कंपनी के प्रमोटर है, उन लोगों का ज्यादा पैसा लगा है, ज्यादा कैपिटल लगा है, तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर समझो ओनर ने ही 100 रुपए में 63 रुपीज कैपिटल लगाया है, धंधे में बिंदास पैसा लगाया है, मतलब ओनर को कॉन्फिडेंस है, प्रमोटर को कॉन्फिडेंट है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, इसलिए प्रमोटर ने खुद अपने जेब में 100 रुपए में से 63 रुपीज कैपिटल लगाया, कॉन्फिडेंट है। और इससे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार ओनर ने ही 60-70 रुपए लगाए 100 में, तो ओनर का कॉन्फिडेंस देख के हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अच्छा प्रॉफिट होगा, और रिटेल इन्वेस्टर फिर उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। काफी अच्छा सिग्नल है। अगर हम लोग बात करें पब्लिक, हम लोग रिटेलर की बात करें, तो 33% इन्वेस्ट है, तो पब्लिक का भी इनको अच्छा कॉन्फिडेंट है, ठीक है। बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो 3% है, काफी बढ़िया गाइस। देखो इनका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में रिसेंटली मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ, इनके कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर ने शेयर ज्यादा मतलब इन्वेस्ट किया है रिसेंटली, 6 महीने में थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ये बहुत अच्छा सिग्नल है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे डीआईआई मतलब डोमेस्टिक, डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब इंडिया की जो बैंक है, इंडिया की जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, तो गाइस बहुत ही कम पोर्शन है, लेस देन 1% है, ठीक है। बट ओवरऑल प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 3% है, वो भी बढ़िया। पब्लिक का 30% कॉन्फिडेंस अच्छा है। डोमेस्टिक में इंडियन बैंक एंड म्यूचुअल फंड का कम इन्वेस्टमेंट है, बट ठीक है गाइस, ओवरऑल बहुत अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रमोटर के जितने भी शेयर है 60% इन्होंने इन्वेस्ट किया है, कोई भी शेयर बैंक के पास गिरवी नहीं है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, तो ये बहुत अच्छा ग्रीन सिग्नल है कि कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। मतलब यहाँ पे भी हरी झंडी दिख रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, तो बहुत बढ़िया इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कॉन्फिडेंट देता है हमको इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें, कम गाइस, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड ने अभी अपने Q4 के रिजल्ट में अनाउंस किया 60% का डिविडेंड। और अगर आप इनके पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखोगे, 2020, 2019, 18, 17 और 16 इंट्रीम और फाइनल डिविडेंड, ये कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है, एवरेजली 50% डिविडेंड पे कर रही है। तो कंपनी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो जिन लोगों को डिविडेंड अच्छा कमाना है, तो इस कंपनी में उनके लिए इन्वेस्ट करना काफी अच्छा है। और अभी लेटेस्ट क्वार्टर 60% डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है, मतलब 1 रुपए में आपको 60 पैसे का डिविडेंड मिलेगा Q4 के रिजल्ट के हिसाब से, आज की जो रिजल्ट है उसके हिसाब से, ठीक है। तो गाइस ये डिविडेंड पेइंग है, तो इनका डिविडेंड का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है गाइस। सब जगह से हरे सिग्नल मिल रहे गाइस। चलो अभी जो हमने जो भी डिस्कस किया गाइस, इसका एक समरी करते हैं और चेक करते हैं इनकी गुड चीजें क्या है, तो आपको हेल्प करेगा। ओवरऑल समरी करते हैं गुड चीजें क्या है, आपको हेल्प करेगा इन्वेस्ट करने में। अगर आप देखोगे तो रिसेंटली इसने 52 वीक हाई अचीव किया, अराउंड 188 189 इनका जो फ्राइडे को शेयर मार्केट क्लोज हुआ, तो प्राइस चल रहा था 52 वीक हाई अचीव किया, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट Q-on-Q बेसिस से नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है इंक्रीज हुआ है 2 Q-on-Q बेसिस से, दिसंबर और सितंबर के बेस में, अच्छी बात है। रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई है पास्ट 2 क्वार्टर में, और अभी लेटेस्ट क्वार्टर जो हमने डिस्कस किया उसमें भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है Q4 के मुकाबले भी, Q3 और Q2 के मुकाबले भी। प्रमोटर का 0% प्लेज है जो हमने डिस्कस किया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का
शेयर इंक्रीज, बाहर के विदेशी लोग ने इस कंपनी में रिसेंटली उनका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, ये बहुत अच्छा सिग्नल है, ठीक है। और लास्ट 1 मंथ में मोर देन 20% का ग्रोथ दिया है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड ने लास्ट 1 मंथ में। और अब ये शेयर, ये जो रिजल्ट आया है, इससे तो कंपनी डेफिनेटली, मैंने ऑलरेडी बोला, मंडे को भागने वाला है। 20% लास्ट 1 मंथ में ग्रोथ हुआ है। और अगर हम लोग ने इंडस्ट्री के मुकाबले भी हम लोग कंपेयर करें, हमने बोला कि इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा हुआ है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर Q4 का रिजल्ट देखें और ईयरली बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, काफी अच्छा सिग्नल है। और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, अगर देखो ये फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ चीज होती है, जो चार्ट वगैरह हम लोग चेक करते हैं, जहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेज देखते, चार्ट देखते, RSI स्ट्रेंथ देखते, तो वो भी एक चीज होती है गाइस। तो वहां पे भी इनका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ये अपने 20 डेज मूविंग एवरेज का जो प्राइस है उससे हाई चल रहा है शेयर प्राइस। 50 डेज के भी मूविंग एवरेज से इनका शेयर प्राइस काफी अच्छा हाई चल रहा है। एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के हिसाब से 100-200 डेज की भी मूविंग एवरेज के हिसाब से इनका शेयर काफी अच्छा चल रहा है, ऊपर चल रहा है। मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है शेयर प्राइस को ऊपर जाने का, बुलिश पे है ये शेयर प्राइस ऊपर जाने का, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो गाइज ये हमने समराइज किया गुड चीजें कंपनी के बारे में। गाइज जहां पे अच्छाई है वहां पे बुराई भी है, कंपनी की कुछ बैड चीजें भी है। अभी तक हमने अच्छी चीजों की गुणगान की, कुछ बैड चीजें बट बहुत कम है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, समराइज करते हैं Q4 के हिसाब से और पास्ट को देख के क्या बैड चीजें। म्यूचुअल फंड, इंडियन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है और म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उनकी शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, मतलब यही Q4 के जो रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से डिक्रीज हुए, ठीक है गाइस। बट ज्यादा चिंता की बात नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के इंक्रीज हुए। और गाइस एक होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, देखो कोई भी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है, ना Q4 रिजल्ट में डिस्कस करेगा, सिर्फ नेट प्रॉफिट डिस्कस कर लिया, नहीं सिर्फ आपने रेवेन्यू डिस्कस कर लिया, नहीं गाइस, सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। प्रॉफिट परफॉर्मेंस बताता है, बट बैलेंस शीट आपका पोजीशन बताता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे जो लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ये क्या होता है? देखो कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऐसा है, सिंपल एग्जांपल दूं, आपके ऊपर हो सकता है, जैसे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड को हो सकता है कि बड़ा रकम फ्यूचर में बड़ा पैसा चुकाना पड़ेगा, अभी डन नहीं हुआ, कोर्ट में केस जैसे चल रहे। अगर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड कोर्ट में केसेस हार गई तो गुजरात अंबुजा लिमिटेड को कुछ लाइबिलिटी आएगी, वो उनको पे करना पड़ेगा, उसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अभी तक पक्का नहीं हुआ, लेकिन केस अगर हारी कंपनी तो कंपनी को ये कर्जा भरना पड़ सकता है। तो जो कर्जा अभी पक्का नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में जो कर्जा भरना पड़ सकता है उसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। सर ये पक्का कब होगा कि ये कर्जा, ये लाइबिलिटी भरनी पड़ेगी? कोर्ट में केसेस चल रहे, इनके 3-4 कोर्ट में केसेस चल रहे। उस कोर्ट के केसेस का डिसीजन आने के बाद, जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाएगा, तो उस फाइनल डिसीजन में अगर कंपनी केस जीतती है तो उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, उनको नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर केस हारती है तो डेफिनेटली कंपनी को कुछ ना कुछ पैसे पे करना पड़ेगा। तो केस अभी भी चल रहा है, ठीक है, पेंडेमिक में केस रुका हुआ है, केस चल रहा है। अगर मार्च 2019 लास्ट ईयर की बात करें तो ऐसे 25.9 मतलब 25 करोड़ का अप्रोक्स इनका ऐसा डर है, अगर केस हारी तो इतने का लाइबिलिटी आ सकता है। और मार्च 2020 के हिसाब से अराउंड 94 करोड़ का मतलब ये इंक्रीज हुआ है, कहीं ना कहीं चिंता की बात है। अब गाइस इस 94 करोड़ में, अगर मैं इनकी एनुअल रिपोर्ट चेक कर रहा था, इस 94 करोड़ में इनका करीबन 11 करोड़ रुपए का केस चल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, पेंडिंग है। 11 करोड़ का इनकम टैक्स ने डिमांड किया है, इनको भरना है। 8-9 करोड़ इनके दूसरे अलग लीगल मैटर्स चल रहे, फूड सेफ्टी, फूड लाइसेंस से या वेट से, GST से, या जो भी रेगुलेशन से इनको लॉ लगते हैं, वहां पे इनको सब मिला के 8-9 करोड़ के 4-5 लॉ में इनके केसेस चल रहे, ठीक है। बट छोटे छोटे, कहीं पे 50 लाख, कहीं पे 2 करोड़, ऐसे मिला के 8-9 करोड़ का इनका केसेस चल रहा है छोटा मोटा। और 11 करोड़ का इनकम टैक्स में केस चल रहा है, पेंडिंग है, कंपनी ने अपील किया है, ठीक है। और इसको छोड़ के अगर आप 11 और 8-9 मतलब करीबन 20 करोड़ हुआ, तो यहाँ पे 94 करोड़ है, तो करीबन बचे हुए 70 करोड़ का इनका क्या है, तो वो कमिटमेंट है। कंपनी ने कुछ एक्सपोर्ट कमिटमेंट किए थे,
कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे और वो कमिटमेंट अभी तक कंपनी कर नहीं पाई। ऐसा नहीं कि नहीं करेगी, लेकिन अभी कर नहीं पाई है। अगर कंपनी फ्यूचर में नहीं कर पाई तो उनको 70 करोड़ का हर्जाना भरना पड़ेगा। तो कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है और डेफिनेटली गाइस ये 70 करोड़ का कमिटमेंट वो फुलफिल करेंगे। कहीं ना कहीं अभी वो कमिटमेंट रुका हुआ है, मे भी कुछ लीगल प्रॉब्लम की वजह से। तो गाइस ये जो कंटिजेंट लायबिलिटी, ये पॉइंट पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये लीगल केसेस का जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होगा तब तक ये लायबिलिटी पक्का नहीं होगा। तो फिलहाल ये समझो बीच में लटक रहा है। केस जीते तो ये लायबिलिटी कैंसल, केस हारे तो डेफिनेटली ये लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। ठीक है गाइस। अच्छा, तो गाइस हमने समराइज कर लिया गुड चीजें, बैड चीजें। हमने कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया और हमने Q4 का रिजल्ट भी डिस्कस कर लिया। अभी गाइस ये सब डिस्कस करने के बाद अगर हमको कंक्लूजन करना है कि हम इस कंपनी का शेयर बाय करें कि नहीं बाय करें, तो गाइस अगर आप मुझे पूछोगे, मेरा जो कंपनी को हिस्टोरिकल देख के और Q4 के रिजल्ट को देख के और इस कंटिजेंट लायबिलिटी वगैरह को देख के मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि अगर आप मुझे रेटिंग के हिसाब से बोलूं मैं, तो 75% मुझे मेरा मानना है कि इस कंपनी में शेयर हमको बाय करना चाहिए। 25% मैं ऐसा सोचता हूँ कि नहीं, क्योंकि इनकी थोड़ी कंटिजेंट लायबिलिटी, और मैंने एक चीज और बताई थी जहाँ पे इनका इंडस्ट्री के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। एवरेजली अच्छा है बट पूरे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। बाकी ओवरऑल कंपनी स्ट्रांग है, तो मेरे ख्याल से 75% आपको बाय करना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल मेरा ये कहना है शॉर्ट टर्म के लिए तो आप बाय करो ही करो डेफिनेटली, और लॉन्ग टर्म में भी ये परफॉर्म करेगा। बट मंडे को अगर आप जल्दी बाय कर सकते हो, बाय कर लो, ये भागने वाले डेफिनेटली। ठीक है गाइस। बाकी गाइस ये मेरा एनालिसिस है, आप अपना एनालिसिस कर सकते हो और आप अपने हिसाब से परफॉर्मेंस देख के, पोजीशन देख के, हिस्टोरिकल डेटा और Q4 की रिजल्ट वगैरह देख के आप डिसाइड कर सकते हो आपको बाय करना है कि नहीं चाहिए करना है। ये मेरा डिस्क्लेमर है। ठीक है गाइस। और आपको अगर ये मेरा रिसर्च, फंडामेंटल एनालिसिस और Q4 का डिस्कशन दोनों मर्ज करके लीगल केसेस वगैरह अगर ये अच्छे लगे तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं उस हिसाब से अपने इस एनालिसिस में इम्प्रूवमेंट करूंगा। और आपको अगर और कोई कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस पे वीडियो चाहिए तो प्लीज आप हमें कमेंट में लिख के दीजिए। ठीक है गाइस, बाय।